नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि जानवी और रवीना कपूर अनाया के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बारे में कोई सुन रहा था। यह कोई और नहीं, उसी होटल के वीआईपी कमरे में बैठा हुआ विशाल था, जिसने खुद कमरे में सीसीटीवी फुटेज फिट किया था, ताकि वह आगे चलकर अनाया को खुद से शादी करने के लिए मजबूर कर सके। और अभी उसका प्लान था कि वह अनाया के साथ रात बिताकर सबके सामने उसे खुद से सगाई करने के लिए मजबूर करेगा, ताकि वह चाहकर भी मना ना कर पाए। लेकिन उसे अनाया से एक ऑब्सेशन, जुनून था। उसे अनाया को बिना कपड़ों के देखने की चाहत है। वह चाहता था कि वह दोनों जो पल साथ गुजरेंगे वह उसे बार बार देख सके और उसे महसूस कर सके। लेकिन जितना उसने अनाया को ऑब्जर्व जाना किया था और देखा था, वह जानता था कि भले ही वह नशे की हालत में अनाया के करीब आ जाए, लेकिन अनाया उसे वापस अपने करीब नहीं आने देगी। उसे वापस अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी और लड़की का इस्तेमाल करना होगा, जैसे वह पहले किया करता था। लेकिन अनाया के शरीर का एहसास उसे अपने साथ चाहिए था, इसलिए उसने उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, जिससे वह आगे चलकर भी उसके और अनाया के खास मोमेंट को बार बार देख सके और उसे फिल करने का एहसास करके किसी और लड़की के साथ खुद को सेटिस्फाई, संतुष्ट कर सके। और थोड़ी देर पहले ही वो यह जानने के लिए कि कल रात क्या हुआ था और उस कमरे में कौन कौन आया था और अनाया को किसने बचाया था, यह सब कुछ जानने के लिए ही वह सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज डैमेज हो चुकी थी। हालांकि यह सारा कमल रॉबर्ट रेम का था। वह अपने आसपास के 200 मीटर के एरिया की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक कर लेता था। और जैसे ही अनाया अंदर आई और उसने इमरजेंसी सिग्नल हर्षवर्धन को भेजा, उसके साथ साथ उसने आसपास के सभी कैमराज को हैक करके फुटेज डिलीट कर दी थी। और वह अपने काम में इतना एक्सपर्ट था कि उस फुटेज का कोई बैकअप ही नहीं निकाल सकता था। फ्रस्ट्रेटेड होकर विशाल ने चेक करने के लिए कि क्या कैमरा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो गलत जगह पर लग गया हो, इसलिए उसने लाइव फुटेज शुरू कर दी। और उसकी एक्सपेक्टेशन से उलट उसने जानवी और रवीना कपूर की प्लानिंग सुन ली। और पूरी प्लानिंग सुनने के बाद उसकी गुस्से से मुठिया कर गई। वह समझ गया कि क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे ड्रग्स दिया गया है। वह समझ गया कि यह सारी साजिश इस घटिया माँ बेटी की है। अब तो उसे जानवी से नफरत सी होने लगी थी। हालांकि वह उसके साथ काफी मजे फन करता था और वह उसे बिस्तर पर खुश करती थी और उसे अपने शरीर के साथ खेलने देती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि विशाल को जानवी पसंद थी। उसे वह औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो मर्दों को खुद से ऊपर समझती थी। इसीलिए तो वह हमेशा औरतों को अपने नीचे किसी कीड़े मकोड़े की तरह रौंद कुचल देता था और उसे इस चीज का जरा सा भी अफसोस नहीं होता था। उसके बिस्तर तक आने वाली लड़कियां भी विशाल की बिस्तर पर हावी होने वाली पर्सनैलिटी, शख्सियत पसंद करती थी। अनाया ऐसी पहली लड़की थी जिसे वह संभाल कर रखना चाहता था। लेकिन इन माँ बेटी ने उसके साथ इतनी घटिया हरकत की। उसने गुस्से में अपनी मुठिया कस ली। अब वह डिसाइड कर चुका था कि किसी भी हालत में वह इन दोनों का जीना हराम कर देगा। उसने क्रिस्टल की घूर कर देखा और कहा, इन दोनों का इंतजाम करो। ध्यान रखना, यह लोगों को जी भी ना पाए और मर भी ना पाए। उन लोगों को मेंटली इतना नीचे गिरा दो। क्रिस्टल भी समझ गई कि विशाल क्या कहना चाहता है। वैसे तो विशाल उन दोनों को जान से भी मार सकता है, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करने पर यह दोनों आसानी से छूट जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो फिर अनाया भी उसका साथ नहीं देगी, क्योंकि उसकी नज़रों में तो अनाया एक भोली भाली बच्ची थी जो अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी। उसे कौन समझाए कि इन दोनों के जीने या मरने से अनाया को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। उल्टा वह तो खुश होती। लेकिन यह लोग इतनी आसानी से मर जाते तो अनाया का बदला कैसे पूरा होता। वही विशाल की बात सुनकर उसकी सेक्रेटरी क्रिस्टल तुरंत हाँ में सर हिला देती है और वहां से जाने लगती है। तभी विशाल थोड़ा गुस्से में बोला, पता करो कल मेरी अनाया बेबी को कौन बचा कर ले गया। इतना बोलकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने सीने पर हाथ फिराने लगता है। ऐसा करते ही उसकी आंखों के सामने अनाया की वह आखिरी झलक आ जाती है। उसकी खूबसूरती को महसूस करते ही विशाल के अंदर एक आग सी लग जाती है। पूरी रात जानवी के साथ बिताने के बाद भी वह अनाया के जिगर भर से और उसके चेहरे की एक झलक को महसूस करते ही वापस एक्साइटेड हो गया था। और उसे इस तरह से एक्साइटेड होता देख
पास खड़ी हुई क्रिस्टल के अंदर भी आग लग गई। वह बिना कुछ कहे दरवाजे के पास गई और दरवाजे को बंद करते हुए किसी को कुछ मैसेज करती है और विशाल के पास आ गई। विशाल जो पहले ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वह बिस्तर पर अपने दोनों हाथ का आंखें बंद करके सीलिंग की ओर देख रहा था। उसके साथ साथ उसकी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका छोटा विशाल भी हार्ट हो चुका था। वहीं पास खड़ी हुई क्रिस्टल यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। वैसे भी विशाल के साथ सोना उसकी कमजोरी थी, इसीलिए तो विशाल की इतनी बेइज्जती और इतनी बुरे व्यवहार के बाद भी विशाल का डोमिनेटिंग नेचर और उसका उस पर हावी होना उसे पसंद था। वह भी तुरंत एक झटके में अपनी ड्रेस को उतारकर नीचे फेंक देती है और विशाल के ऊपर झुककर उसकी गर्दन पर किस करने लगती है। सेक्रेटरी क्रिस्टल के ऐसा करते ही विशाल और ज्यादा मदहोश हो जाता है, क्योंकि वह आंखें बंद करके महसूस कर रहा था कि यह सब कुछ उसके साथ अनाया कर रही है। वह गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसके साथ ही सेक्रेटरी क्रिस्टल पहले ही उसकी शर्ट के बटन खोल चुकी थी और उसकी पैंट की बेल्ट और चैन भी खोल चुकी थी। वह विशाल की पूरी बॉडी पर हाथ फिराते हुए उसके सीने पर काट रही थी और उसका एक हाथ छोटे विशाल को सहला रहा था और उसे और ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। विशाल आहें भरते हुए क्रिस्टल को अनाया समझकर यह सब कुछ एंजॉय कर रहा था। उसके दिल में तो अनाया का ही एहसास था। वह आहें भरते हुए अजीब आवाज निकालते हुए बोला, बहुत अच्छा बेबी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही करते रहो और फास्ट और फास्ट। इतना बोलकर वह गहरी सांस लेने लगा। वही जानवी का हाथ जो छोटे विशाल पर था वह और ज्यादा तेज हो गया और वह भी वाइल्ड हो गई और विशाल की पूरी बॉडी पर काटने लगी। वो इस वक्त किसी भी हालत में विशाल को खुश करना चाहती थी। उसे विशाल के साथ अच्छा लगता था। विशाल भी यह सब कुछ एंजॉय कर रहा था। वह लोग बाहर मचे हुए तूफान से बिल्कुल अनजान एक दूसरे में बिजी थे। जहां विशाल अनाया के चेहरे में खोया हुआ था और आंखें बंद करके उसे महसूस कर रहा था, वही क्रिस्टल खुद को झूठी तसल्ली देते हुए विशाल में खोई हुई थी और किसी और की सब्स्टिट्यूट बनकर विशाल को खुश कर रही थी। इस बात से अनजान क्रिस्टल को यही लग रहा था कि विशाल की आखिरी चॉइस हमेशा वही होगी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि आने वाले वक्त में उसका यह भ्रम टूटने वाला है और विशाल उसके लिए एक बुरा ख्वाब बने वाला था। क्या क्रिस्टल पड़ेगी कोई बड़ी मुसीबत में और कैसे बदला लेगा विशाल जानवी से? क्या पता चलेगा अनाया को इस बारे में? हर्षवर्धन के घर में दूसरी ओर हर्षवर्धन के विला का माहौल बिल्कुल उल्टा था। दो लोग एक दूसरे से बिना कपड़ों के लिपटे हुए थे और दोनों के ही चेहरे पर दुनिया जहां का सुकून था। जहां हमारी हीरोइन अनाया के चेहरे पर हल्की सी दर्द की भी झलक नजर आ रही थी और चेहरे पर ढेर सारा सुकून था, वही हर्षवर्धन तो ऐसे सो रहा था जैसे उसने पूरी जिंदगी में इतनी सुकून की नींद ले ही ना हो। वही जहां हर्षवर्धन को सुबह उठकर एक्सरसाइज कसरत करने की आदत थी, वह भी आज 8 बजे तक सो रहा था। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसकी नजरें उसके सामने सो रही खूबसूरत लड़की पर चली गई, जो उसको ही अपना बिस्तर समझकर उसके ऊपर लेटी हुई थी। हर्षवर्धन को तो यह सब कुछ अब तक सपना ही लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका और उसकी छोटी सी बीवी का रिश्ता आज मुकम्मल हो गया। हर्षवर्धन आज अंदर से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। आखिरकार उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान आज उसका हो चुका था। वह बस प्यार से उसे निहार रहा था और उसके चेहरे पर आ रहे बाल को प्यार से उसके कान के पीछे कर रहा था, जिसकी वजह से अनाया नींद में ही कसमसाते हुए अपने चेहरे को बिगाड़ रही थी, जिसे देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह अनाया को देखते हुए धीमे से बोला, बच्चा वेकअप, उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। यह सुनकर अनाया कसमसाते हुए बोली, अभी सोने दो ना जान, मुझे नींद आ रही है। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे कुछ हल्का सा दूर करते हुए प्यार से बोला, बच्चा उठ जाओ, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए और एक पेन किलर ले लो, उसके बिना तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। वही उसकी बात सुनकर अनाया अलसाए आंखों से उसे देखती है। अभी उसे हर्षवर्धन की आंखों का पीछा किया तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और एक झटके भी उसकी नींद खुल गई, क्योंकि हर्षवर्धन की आंखें उसकी गर्दन के निचले हिस्से पर थी, जहां पर चादर थोड़ी सी नीचे खिसक चुकी थी और उसके क्लीवेज साफ साफ नजर आ रहे थे, जिसे देखकर हर्षवर्धन के अंदर की गर्मी वापस बढ़ रही थी। यह महसूस करके अनाया वापस उस बेडशीट को अपने ऊपर खींचते हुए
हर्षवर्धन के सीने पर हल्का सा मारकर गुस्से में बोली, क्या कर रहे हो बदमाश आदमी। वही उसकी हरकत और उसके शर्म से लाल पड़ चुके गाल को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, बीवी तुम शर्माते हुए बहुत प्यारी लगती हो, बिल्कुल मेरे छोटे से बच्चे जैसी। इतना बोलकर वह उसे वापस बाहों में कस लेता है। वहीं अनाया, जो हर्षवर्धन से गुस्सा होने का नाटक कर रही थी और शर्मा रही थी, वह हर्षवर्धन की बेबाक हंसी में खोसी गई। उसने आज तक कभी हर्षवर्धन को इस तरह से खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। हालांकि वह कभी कभार हल्का सा मुस्कुरा देता था, उसमें भी अनाया उस पर फिदा हो जाती थी, लेकिन उसकी यह बेबाक हंसी अनाया के दिल में एक सुकून पहुंचा रही थी और उसका दिल कर रहा था कि वह हर्षवर्धन को पूरी जिंदगी इसी तरह हंसते हुए महसूस करे। यह महसूस करके कि उसकी बीवी एकटक उसे ही घूरे जा रही थी, तो हर्षवर्धन अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए प्यार से उसका चेहरा सहलाकर बोला, क्या हुआ जान, तुम मुझे निहार क्यों रही हो, क्या कुछ गलत है। यह सुनकर हर्षवर्धन की ओर देखकर अनाया मासूमियत से बोली, आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो, दिल कर रहा है कि उस हंसी को बस ऐसे ही सुनती रहूं। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन भी हल्का सा गंभीर हो जाता है। वह प्यार से अनाया के माथे को चूमकर बोला, यह खिलखिलाहट बस तुम्हारी वजह से है, शायद मेरे मॉम डैड के जाने के बाद से मैं इतना खुलकर नहीं हंसा होगा, या फिर उससे भी पहले से। कई साल हो गए मुझे खुलकर हंसे हुए, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हंसी मेरे चेहरे पर वापस आ गई। शुक्रिया जान मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे मुस्कुराने की वजह देने के लिए। वही उसकी प्यारी बातें सुनकर अनाया के दिल में भी सुकून आ गया। उसके भी दिल में हर्षवर्धन की तरह ही अकेलापन था, जिसे हर्षवर्धन ने उसकी जिंदगी में आकर पूरा किया। उसे एक सेफ ऑफ सिक्योरिटी का एहसास दिलाया कि हर्षवर्धन के होते हुए उसे कोई छू भी नहीं पाएगा, और उसे मुस्कुराने की वजह भी दी कि दुनिया से वह उसे प्रोटेक्ट कर सकता है और उसे दुनिया भर की खुशी भी दे सकता है। वही हर्षवर्धन के दिल में भी एक सुकून था। हर्षवर्धन को प्रोटेक्शन की नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन की जरूरत थी, जो कहीं ना कहीं उसके मॉम डैड के जाने के बाद खत्म हो चुका था। हालांकि उसकी दादी थी उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन वह पुराने ख्यालों की थी, इसीलिए तो उसने उसके पति के धोखे की निशानी को भी अपने पास रखा हुआ था। और उसके चाचा और चाची और उसके बच्चे हर वक्त हर्षवर्धन को मारने की साजिश से रचते रहते थे। यह जानने के बाद भी उसकी दादी बस उन्हें डरा धमका कर चुप करवा देती थी, फिर भी रहती वह उनके साथ ही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के दिल में भी उनके लिए हल्की सी नाराजगी थी। हालांकि वह उन्हें बहुत प्यार करता था, इसलिए वह कुछ बोलता नहीं है, लेकिन यह नाराजगी तब बढ़ गई जब हर्षवर्धन अपने मॉम डैड की एक्सीडेंट की खबर सुनी थी, क्योंकि वह कहीं ना कहीं जानता था यह हरकत भी उसकी सौतेले चाचा की ही है, लेकिन सबूत न होने की वजह से उसकी दादी ने उन्हें छोड़ दिया। और यही वजह थी कि हर्षवर्धन उसकी दादी से थोड़ा सा कटा कटा रहने लगा था, लेकिन अनाया की वजह से वह वापस खुलकर जीने लगा था। अनाया, जो गौर से अपने हब्बी के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रही थी, वह प्यार से उसके सीने में सहलाते हुए बोली, हब्बी भूख लगी है, चलो फ्रेश होते हैं। इतना बोलकर वह खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करते ही उसके मुंह से एक चीज निकल जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यह उसका पहली बार था, पिछले जन्म में भी वह कभी किसी के नजदीक नहीं गई थी। पिछले जन्म में तो उसका शरीर ही इतना कमजोर हो चुका था कि वह किसी के नजदीक जाने को तो क्या, खुद से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। लेकिन इस जन्म में उसका शरीर इतना मजबूत होने के बाद भी वह इतना पेन में थी। वह नम आंखों से हर्षवर्धन को देखते हुए कर्कश आवाज में बोली, हर्ष मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वहीं उसके दर्द भरे चेहरे को देख हर्षवर्धन बेचैनी में खड़ा होकर उसे अपने गोद में ले लेता है और प्यार से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वह उससे प्यार से गोद में उठाते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गया, लेकिन जाते हुए उसकी नजर सफेद चादर पर गई, जिसने खून के कुछ धब्बे थे, जिसे देख हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वैसे भी उसे पता था अनाया की जिंदगी में पहले कोई नहीं था, लेकिन उसे यह जानकर अच्छा लगा था कि अनाया ने उसका पहली बार उसे दिया था। यही सोच सोचकर वो खुश हो रहा था और उसने दिल ही दिल में डिसाइड किया कि अब वो अनाया को कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। यह सोचते हुए उसके हाथों की पकड़ अनाया पर कस गई। तब तक वो वॉशरूम में आ गया था, तो उसने अनाया को बाथटब में बिठाते हुए गर्म पानी से भर दिया, जैसे कैसे गर्म पानी अनाया के शरीर को छू रहा था।
वैसे वैसे अनाया अच्छा महसूस कर रही थी और उसके दर्द में भी राहत मिल रही थी। थोड़ी देर में हर्षवर्धन भी अनाया के पीछे ही जाकर बैठ गया। क्या यह उनके रिश्ते की अच्छी शुरुआत थी या फिर आएगी कोई मुसीबत? और क्या होगा जब इन सब के पीछे के इंसान का पता हर्षवर्धन को चलेगा? बाथटब में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया और हर्षवर्धन एक हो गए और वह दोनों बाथटब में गर्म पानी में बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन अनाया के पास बैठा, अनाया के शरीर में जुनजुनाहट सी दौड़ गई। वह हर्षवर्धन के सीने में मारते हुए थोड़े गुस्से में बोली, क्या कर रही हो? अभी तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? चलो बाथटब से बाहर निकलो। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, बीवी तुम्हें दर्द हो रहा है और मैं तुम्हारे दर्द में आराम पहुंचाने के लिए ही आया हूँ। इतना बोलकर वह उसे अच्छे से गोद में एडजस्ट करता है और उसकी कमर को सहलाने लगता है, जिससे अनाया को दर्द में आराम पहुंचे। वैसे तो हर्षवर्धन अनाया के नजदीक होने की वजह से खुद बेचैन हो उठा था। उसके अंदर की गर्मी वापस बढ़ रही थी, लेकिन वह जानता था कि वह इतना लालची नहीं हो सकता। अनाया अभी बहुत दर्द में होगी और यह अनाया का फर्स्ट टाइम था और हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि अनाया को किसी भी तरह का दर्द महसूस हो, इसीलिए उसने खुद को कंट्रोल करके रखा था। वहीं अनाया हर्षवर्धन के छूने से सहर रही थी, लेकिन उसे दर्द में भी आराम मिल रहा था, इसलिए वह शांत थी। तभी अनाया कुछ सोचते हुए परेशान आवाज में बोली, हर्ष क्या आपको पता चला कि इन सब के पीछे कौन था? यह सुनकर हर्षवर्धन गंभीर होकर बोला, बीवी क्या तुम्हें नहीं पता? यह सुनकर अनाया गहरी सांस लेकर बोली, मुझे पता है कि मैं रवीना ने मुझे ड्रग्स दिया था, जूस में मिलाकर, लेकिन यह इतना स्ट्रांग नहीं था और ड्रग का एक डोज मेरे शरीर में इतना ही गहरी छाप नहीं छोड़ सकता कि मैं अपने शरीर पर से काबू खो दूं। वही हर्षवर्धन अनाया के कहने का मतलब समझ चुका था। वह जानता था कि उसकी बीवी दिमाग और शरीर से कितनी स्ट्रांग थी, फिर भी उसने अपने शरीर पर काबू खो दिया, तो जरूर कुछ गलत होगा। यह सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा गंभीर होकर बोला, मैंने रजत से बात कर ली थी, उसने अब तक इस बारे में पता कर लिया होगा। हम जब ब्रेकफास्ट करने नीचे जाएंगे तब हम उससे पूछ लेंगे। वही उसकी बात सुनकर अनाया एक गहरी सांस लेती है और पास पड़े हुए हर्षवर्धन के फोन को उठाकर उसमें कुछ शुरू करती है। तभी उनके कानों में एक रोबोटिक आवाज आई, मास्टर अब आप कैसे हो? वही इस आवाज को सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई और वह थोड़ी गुस्सेल आवाज में बोली, बकवास सिस्टम रेम, तुम अब बाहर आ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कल से परेशान हूँ। मैं तुम्हें कई बार एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन तुम हुए नहीं। क्या मैं जान सकती हूँ क्या खराबी है तुम में? वही उसके बात सुनकर रोबोट रेम रोबोटिक आवाज में बोला, मास्टर मुझ में कोई खराबी नहीं है, यह एक सिस्टम फॉल्ट है। यह सुनकर अनाया गुस्से में बोली, साफ साफ बताओ बात क्या है? तभी हर्षवर्धन भी गंभीर होकर बोला, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि कल मैं अपनी वॉच से तुम्हारी वॉच को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी वॉच डीएक्टिवेट बता रही थी। वही अपने मास्टर और बॉस की बात सुनकर रोबोट रेम वापस एक्सप्लेन करते हुए बोला, मास्टर कल जब आप कपूर मेंशन वापस लौटी थी तब किसी ने आपके वॉच में कुछ लगाया था। यह एक हाईली एडवांस ट्रैक्टर था जिसके अंदर आसपास की फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करने की कैपेसिटी थी। अगर मैं एक्टिवेट होता तो उन लोगों की मेरी मौजूदगी के बारे में पता चल जाता और यह आपके लिए और ज्यादा खतरा होता। मुझ में ऑटोमेटिक सिस्टम सेफ्टी लगाई गई है। अगर मेरे आसपास कोई ऐसा सिस्टम या ट्रैक्टर मुझ पर रखा जाए तो मैं ऑटोमेटिकली ही डीएक्टिवेट हो जाता हूँ। यह सुनकर अनाया थोड़ी परेशान हो गई। उसे सच में नहीं लगा था कि वह इतनी केयरलेस हो जाएगी। तभी हर्षवर्धन भी परेशान होकर बोला, यह किसने लगाया था और इसके पीछे कौन है? यह सुनकर रोबोट रेम वापस बोला, बॉस इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ जिस इंसान को मैंने आखिरी बार अपने आसपास डिटेक्ट किया था वह मास्टर की सौतेली माँ थी। बाद में डीएक्टिवेट हो गया और मुझे नहीं पता मेरे आसपास क्या हुआ है। वही उसकी बात सुनकर अनाया मुठिया कसते हुए बोली, सच में वह औरत इतनी आगे बढ़ जाएगी मुझे नहीं लगा था। तभी हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, नहीं बीवी इसमें कुछ गड़बड़ है। जहां तक मैंने उससे इन्वेस्टिगेट किया है उस बेवकूफ के पास इतना दिमाग और इतने रिसोर्स नहीं है कि वह इतनी एडवांस चीज तुम्हारी बॉडी पर लगा सके। जरूर उन सब के पीछे कोई और है। यह सुनकर अनाया भी उसकी हाँ में हाँ भरते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो। तभी अनाया कुछ सोचते हुए बोली, प्रेम तुम वापस एक्टिवेट कब हुए और इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता चला?
यह सुनकर रेम रोबोटिक आवाज में बोला, मास्टर मैं आपको ड्रग देने के बाद जब आप कॉरिडोर में चल रही थी तब आपने गलती से उस ट्रैक्टर को गिरा दिया था। उसके बाद ही मैं वापस एक्टिवेटेड हो गया और मैं डायरेक्ट ही बॉस को सिग्नल भेज दिया। वही रोबोट रेम की पूरी बात सुनकर अब उन दोनों के सारे एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे। अनाया गहरी सांस लेकर बोली, हर्ष हमें बाहर जाने की जरूरत है, काफी सारी चीज हमारा वेट कर रही है। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन, जिसका चेहरा उतर गया था क्योंकि वह सच में अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन वह सिचुएशन की गंभीरता जानता था, इसीलिए उसने हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है जान, बाहर चलते हैं। इतना बोलकर वह अपनी छोटी सी बीवी को बाथटब से बाहर निकालता है और खुद को और उसे साफ करता है। यह करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी और बार बार उसके हाथ शरारत कर रहे थे और अनाया को छेड़ रहे थे। अनाया जो यह पहली बार एक्सपीरियंस महसूस कर रही थी, उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा मर्द नहीं आया था जो उसके इतने करीब हो। उसकी वजह से वह बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। 2 जिंदगी जीने के बाद भी यह पहला मौका था जो वह किसी के इतने नजदीक आई थी, इसलिए उससे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और वह अपनी नजरें चुरा रही थी, जिसकी वजह से हर्षवर्धन को शरारत करने में और मजा आ रहा था। अनाया भले ही खुद को मैच्योर दिखाती थी, लेकिन हर्षवर्धन के आगे वो बच्ची बन जाती थी और उसके अंदर की वह टीनेजर गर्ल आज भी जिंदा थी। वह आज बिल्कुल 21 साल की टीनेजर गर्ल की तरह बिहेव कर रही थी, जो उसके आम बिहेवियर से बिल्कुल अलग था। वो हर वक्त 30 साल की औरत की तरह बिहेव करती थी, इसलिए हर्षवर्धन को कभी यह नहीं लगा कि उसकी बीवी उससे बहुत ज्यादा छोटी है। उसके हिसाब से उसकी बीवी और उसका नेचर बिल्कुल एक जैसा है और वह एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अनाया की सोल सच में 30 साल के आसपास की ही थी, इसलिए उन दोनों का बिहेवियर भी मैच्योर था। लेकिन आज बात बिल्कुल उल्टी थी। आज तो अनाया पूरी टीनेजर बनी हुई थी और हर्षवर्धन उसे छेड़कर मजे ले रहा था। वह दोनों ऐसे ही तैयार हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए और चूमते हुए उन दोनों ने पूरा 1 घंटा बिता दिया और उसके बाद वह ब्रेकफास्ट टेबल पर चले गए। क्या वो रवीना के पीछे के आदमी को खोज पाएंगे? और क्या होगा जब इन सब को असलियत का पता चलेगा कि अनाया उनके राज पहले से ही जानती है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।